तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 के बारे में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का पेपर। क्लास 6 के साइंस के पेपर में जितने मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम चालू हो चुका है और आने आपका एग्जाम शुरू हो चुका है और आपका एग्जाम जो है वो 12 मार्च का होने वाला है। तो आप लोग के पास समय बहुत ही कम है, फटाफट मेरे वीडियो को फुल वॉच करके जाएं ताकि आप 12 मार्च वाले पेपर में आप लोग फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हर चैप्टर से मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव दोनों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न को लिए हम लोग कि रुई तथा पटसन यानी रुई तथा जूट, जूट को ही हम लोग पटसन कहते हैं। रुई तथा जूट यानी रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो पादप किन भागों से प्राप्त होता है? तो उत्तर में है हमारा कि रुई कपास गोलक। रुई कपास गोलक यानी कपास का फल, क्या है? कपास का फल से प्राप्त की जाती है, कपास के फल से प्राप्त की जाती है। जूट पटसन पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है, यानी तने के कहाँ से? रेशों से प्राप्त किया जाता है। ये जो हमारा पूछे जाने वाला सवाल है, जो कि हमारा सवाल नंबर 1 को आप लोग गिनती की जाए। यहाँ पर सवाल नंबर 4 है, आप लोग 1 पर गिनती की जाए, क्योंकि ये हमारा पहला सवाल था। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि जल में तैरने वाले जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए कि और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी से तेल पर तैरती है। यानी कुल मिला के कहना है कि जल में तैरने वाले जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी एक सूची बनानी है, जांच करना है और देखना है कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। चलिए देखते हैं कि स्पंज जो है हमारा, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक शीट, पंख आदि जल पर क्या होती? तैरती है। जल पर क्या होती है? तैरती है। ये सभी पदार्थ तेल पर क्या है? तेल पर भी तैरती है। ये हमारा जो कि रहा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समूह में मेल 7 मेल खाने वाले ज्ञात करना है। ठीक है, समूह में जो है 7 मेल ज्ञात करने वाले को खाना है। ठीक है, समूह में कितने? समूह में मेल ना खाने वाले, यानी कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा समूह है, ये का समूह है, दूसरा है खा समूह, तीसरा है हमारा घा समूह, चौथा है हमारा घा समूह। ठीक है, तो इस समूह में किस चीज से मेल खा रहे हैं? देखिए, कुर्सी जो है हमारा लकड़ी से बनता है, पलंग भी जो है हमारा लकड़ी से बनता है, मेज भी जो है हमारा लकड़ी से बनता है। क्या बच्चा बनता है लकड़ी से? नहीं, तो ये हमारा मेल नहीं खाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? का बच्चा। ठीक है, क्या होगा? बच्चा, जो कि हमारा क्या होगा? अलमारी तो बच्चा से बनता है। दूसरा वह खा में बोला है, वो गुलाब फूल है, एगो चमेली भी फूल है। ठीक है, गेंदा भी फूल है और कमल भी फूल है, लेकिन नाव फूल है नहीं। इसमें नाव क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला ग्रुप है हमारा, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब क्या है? खनिज है। तांबा है, चांदी है, ये क्या है? चारों क्या है? खनिज है। लेकिन रेत है, रेत खनिज है? नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेत, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? रेत हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला ग्रुप है हमारा कि चीनी हो गया, नमक हो गया, कपार हो गया और सल्फेट हो गया। कपर हो गया और सल्फेट हो गया, ये सब क्या है? खाने की वस्तु है। जबकि रेत क्या है? हमारी खाने की वस्तु नहीं, क्योंकि रेत क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो था मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग को देखेंगे, ये तो दूसरा है लेकिन हम लोग तीसरे की गिनती में करेंगे। क्वेश्चन जो है हमारा अगला कि निष्पावन, निष्पावन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, यह जो है वो कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यह जो है हमारा एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वस्तु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, कुल मिला के कहना है कि एक मिश्रण में से हल्के अवयव को भारी अवयवों से वायु का वेग द्वारा अलग करना ही निष्पावन कहलाता है। ठीक है, इस विधि को अनाज में भारी कणों का भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं, यानी भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर ले जाता है। ठीक है, वायु वेग द्वारा क्या होता है? उड़ाकर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों को ढेर जमा कर देता है। जैसे कि आप अपने घर में देख सकते हैं, चाहे आपका मटर का खेती हुआ होगा, चाहे चना का खेती हुआ होगा, चाहे और कई चीज का खेती होगा, क्योंकि आपकी मम्मी जो उसकी भूसा को अलग करती है वह हवा में ही उड़ाया जाता है। जो भारी चीज होता है वो एक जमा हो जाता है और जो भूसा होता है वो हवा में उड़कर आगे की ओर चला जाता है। ठीक है, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। ठीक है, इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेती के अनाज
लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। देखिए अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो है वो आटा चक्की पर भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आटा चक्की पर किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर, जो कि आप लोग को समझाने में हम सक्षम हो गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं, यानी जलमग्न इलाके में घूमते हैं, तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या होता है? अपने पोशाक की जो मोड़कर लंबाई कम कर लेते हैं, यानी आपका कुल मिलाकर क्वेश्चन में करना है कि आप किसी जल वाले क्षेत्र में जाते हैं और आप अपने पैंट को या शर्ट को मोड़ करके क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन में उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं और आप लोग नहीं, हर एक व्यक्ति जब जल के इलाके यानी जलमग्न इलाके में जाते हैं तो वह अपने इत्यादि को मोड़कर छोटा कर लेते हैं, ताकि वह अपने पोषक यानी कपड़े को भीगने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर चौथा था हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांचवा को देखते हैं, जो कि ये हमारा पांचवा सीरीज के अनुसार चल रहा है। ठीक है, हम लोग क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट बीबीआईटी क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि आसमस्त आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, क्या हो जाता है? आकस्मत यानी कोई अनिर्धारित समय होता है जिसमें आपका खिलौना जो है, प्रिय खिलौना गिरकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते हैं। क्या आप परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिंपल सी जवाब है आप लोग को, ये आप लोग को जवाब में लिखना है, जो कि ये सवाल जो है हमारा छठा चैप्टर से। ठीक है, चलिए छठा चैप्टर से एक दो सवाल को हम लोग और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी थी, क्या होती? खुले मैदान में रखी थी, वर्षा के कारण वह भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है और सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या वह उत्क्रमित कर सकती है? हाँ, क्या सीमेंट का जल के साथ संपर्क करने पर उसमें परिवर्तन हुए हैं तो उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर आप लोग को सिंपल सी भाषा में लिखना है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किन पत्तियों में जलिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है? तो किस किस जलिका यानी किस किस पत्तियों में जलिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है? तो पहला हो जाएगा हमारा गेहूं, दूसरा हो जाएगा तुलसी, तीसरा हो जाएगा मक्का, चौथा हो जाएगा घास, पांचवा हो जाएगा धनिया, और अतः हम लोग देखें तो गुड़हल का फूल जो होता है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में जलिका कवार्थ सीरा विन्यास पाया जाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सीरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो रेशेदार, तो उसका उत्तर है कि रेशेदार जड़ वाले पौधे जो होंगे उनकी पत्ती जो है और समांतर सिरा वाले विन्यास में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जलिका, यानी जलिका मतलब समझ रहे हैं कि पौधे की पत्तियों में जाली जाली टाइप में पाया जाता है रूप में सीरा विन्यास हो सकती है, जड़ किस प्रकार की होगी? जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़े कि रेशेदार जड़े में उनकी पत्ती सीरा विन्यास किस प्रकार की होगी, और नीचे वाले सवाल में बोल रहा है कि पत्ती जलीदार रूप में होगी तो यानी जड़ उसका कैसा होगा? तो जड़ जाहिर सी बात है कि जिन पौधे की पत्तियां जालिकावत सीरा विन्यास में पाया जाता है तो उसका मूसला जड़ें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो मूसला जड़ें पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि क्या आप पत्तियों को देख बिना उसे पहचान सकते हैं? यानी देखे बिना आप लोग को पहचानना है। कैसे? हाँ, पत्तियों को देखे बिना उनकी पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कि वृक्ष के प्रकार की पत्तियों को जला यानी जलिकवत सीरा विन्यास से पाया जा सकता है। दूसरा है हमारा कि वृक्षों को मुसलाना जड़ें पाई जाती हैं। तीसरा है हमारा कि छुप पौधे में की पत्तियां में जलिका क्वत सीरा विन्यास पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है हमारा इसके मोस्ट बीबीआई आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, यानी किसी पुष्प के 4 समान भाग का नाम लिखना है। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा बाह्य दल पुंज, दूसरा हो जाएगा दल पुंज, और तीसरा हो जाएगा पुंकेसर, और चौथा हो जाएगा हमारा स्त्री केसर। यानी कि किसी फूल को आप लोग को चित्र बना देना है, उनके हर पार्ट का अलग अलग जो नाम होता है उनके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर, जो कि ये हमारा 7वां चैप्टर से मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन था, अब हम लोग चलते हैं 8वां चैप्टर में। आने के 8वां चैप्टर में कितने हम लोग को मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन को देखने को, आने के कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने मिलता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आने चैप्टर नंबर 8 में की ओर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दर्पण। दर्पण के बारे में आप लोग को बताते हैं। दर्पण है हमारा कि दर्पण वह वस्तु है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है,
दर्पण के बारे में पूछेगा तो वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने उसे हम लोग दर्पण कहलाता है। दर्पण जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा हमारा समतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो आता है हमारा, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है, क्या होती है, परावर्तन सतह जो होती है वह समतल होती है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि इसका उपयोग हम लोग घरों में चेहरा उपयोग करते हैं देखने के लिए, और काम आता है। चेहरा देखने में क्या होता है, काम आता है। यानी घरों में जो उपयोग किए जाने वाले दर्पण है वह हमारा क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच को खोखले गोले भाग का होता है। गोलीय दर्पण जो कांच के खोखले गोले भाग का होता है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं जो हमारा इस प्रकार है। पहला हो जाएगा हमारा क्या, अवतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण हो जाएगा और उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 6 में पढ़ना है, आप क्लास 10 में जाएंगे तो आप लोग को दर्पण के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को जितना समझ आएगा उतना ही समझिएगा, क्योंकि आप लोग को ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए कमेंट में एक बार जय हिंद लिख दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हिंदी वीडियो को